हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल MDZ ऑलराउंड। तो दोस्तों, जामिया मिलिया इस्लामिया MSc केमिस्ट्री 2022 को जो एग्जामिनेशन हुई थी 11 जून को, तो 51 से लेकर के 100 क्वेश्चन तक मैं डिस्कस करने वाला इस वीडियो के अंदर कि इसके आंसर करेक्ट क्या रहने वाली है। इससे पहले मैंने पार्ट ए डिस्कस किया था जिसमें 1 से लेके 50 तक मैं डिस्कस किया था। तो प्लीज मैं आपको रिकमेंड करूंगा, अगर ये वीडियो को आप फर्स्ट टाइम वॉच कर रहे हैं तो इससे पहले मैं आपको रिकमेंड करूंगा कि आप पार्ट 1 जरूर वॉच कीजिएगा। उसके अंदर 1 से लेकर मैं 50 तक डिस्कस किया हूं, तो उसका आपको लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी और आई बटन पे भी आपको लिंक मिल जाएगी, वहां से आप क्लिक करके जरूर वॉच कीजिएगा। और इस वीडियो के अंदर मैं 51 से लेकर के 100 तक डिस्कस करने वाला हूं। तो प्लीज वीडियो को लास्ट तक वॉच कीजिएगा और जो न्यू चैनल में विजिट कर रहे हैं प्लीज चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा। और वीडियो पसंद आई या वीडियो थोड़ा सा भी हेल्पफुल लगती है तो प्लीज वीडियो को जरूर लाइक करके जाइएगा। हाँ, तो इससे पहले मैं आपको एक छोटी सी रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ, एक छोटी सी इन्फॉर्मेशन देना चाहता हूँ कि पार्ट ए के अंदर 2 क्वेश्चन में थोड़ा सा त्रुटि आ गई थी, प्रॉब्लम आ गई थी, तो उस पे आप थोड़ा तवज्जो जरूर दीजिएगा। 7 नंबर क्वेश्चन एंड 28 नंबर क्वेश्चन पे। तो 7 नंबर क्वेश्चन में क्या हुआ था प्रॉब्लम? 7 नंबर क्वेश्चन में मैंने आपको टिक लगाया था सी नंबर, बट याद रखिएगा सी नंबर इसका नहीं होगा। यहां पर थोड़ी सी मिस्टेक हो गई थी मुझसे कि 2,4 DNP जो होगा इसका आंसर नहीं हो पाएगी। इसका जो एक्चुअल आंसर होगा आपका ए आंसर आपका करेक्ट हो जाएगी, फिनाइल आइसोथायोसाइनेट, इसका ए आंसर आपका करेक्ट हो जाएगी 7 नंबर का। तो प्लीज थोड़ा तवज्जो दीजिएगा इस क्वेश्चन पे कि 7 नंबर का जो होगा आपका सी नहीं होकर के आपका ए आंसर आपका करेक्ट हो जाएगी। अब 28 नंबर क्वेश्चन पे आता है। तो 28 नंबर क्वेश्चन में जो पार्ट 1 में डिस्कस किया था, प्रॉब्लम ये हो रही थी कि बहुत से जो सब्सक्राइबर हैं वो जो बोल रहे थे कि इसका बी भी ऑप्शन सही होगा और डी भी ऑप्शन सही होगा, और कुछ ऐसे भी बोल रहे थे इसमें सिर्फ डी ऑप्शन आपका सही होगा। तो उस स्टूडेंट के लिए थोड़ा सा मैं आपको कंफ्यूजन दूर करना चाहता हूं। 28 नंबर क्वेश्चन का मैंने बताया था कि 28 नंबर क्वेश्चन का बी ऑप्शन होगा और डी ऑप्शन नहीं होगा, बट मैं अब बताने वाला हूं कि 28 नंबर क्वेश्चन का बी ऑप्शन नहीं होगा और ऑप्शन क्या होगा, डी ऑप्शन आपका करेक्ट होगा 28 का। अब क्यों नहीं बी होगा? इसलिए नहीं होगा कि बी ऑप्शन में आप देख सकते हैं कि बी ऑप्शन जो कॉम्प्लेक्स है वो टेट्राहेड्रल कॉम्प्लेक्स है। टेट्राहेड्रल कॉम्प्लेक्स के अंदर में आपका जेटीडी शो नहीं करता है, तो सिंपली आपका बी ऑप्शन आपका नहीं होगा, डी ऑप्शन करेक्ट होगी। और कैसे होगी आप देख सकते हैं। तो यहां पर आप देख सकते हैं कि D4 हाई स्पिन, यहां पर देख सकते हैं कि D4 हाई स्पिन है और यहां पर डी जो ऑप्शन में था, डी ऑप्शन में जो था वो D4 हाई स्पिन शो कर रहा था और Mn+3 पोजीशन में था। तो Mn+3 पोजीशन में, तो यहां पर आप देख सकते हैं इसका जो क्या इलेक्ट्रॉन फिल्डअप करने की पॉसिबिलिटी है। तो यहां पर D4 जो हाई स्पिन में है वहां पर आपको डिस्टॉर्शन शो करता है। यहां पर देख सकते हैं आपका अनसिमेट्रिकल है। तो आई होप वैसे स्टूडेंट के लिए 7 नंबर क्वेश्चन और 28 नंबर क्वेश्चन क्लियर हो गई होगी। अब हम पुनः स्टार्ट करते हैं 51 नंबर क्वेश्चन से, न्यू वीडियो को न्यू सीरीज से स्टार्ट करते हैं। तो 51 नंबर क्वेश्चन पूछा गया है कि विच इज मोर एसिडिक इन नेचर अमंग द फॉलोइंग, इसमें सबसे ज्यादा एसिडिक कौन है? तो सिंपल सा आपका बी आंसर आपका करेक्ट हो जाएगी। रीजन ये है कि इसके अंदर फ्लोरीन है और फ्लोरीन के पास इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा होती है, तो इलेक्ट्रॉन को अपनी ओर खींचेगा और H+ को इजिली छोड़ देगा, तो वहां पर एसिडिक ज्यादा शो करने लगेगा। ठीक है, एज कंपेयर क्लोरीन, ब्रोमीन और हाइड्रोजन। ठीक है, तो 51 का आपका बी आंसर आपका करेक्ट हो जाएगी। 52 नंबर क्वेश्चन पूछा गया है कि बेंजीन रिएक्ट विथ नॉर्मल प्रोपाइल क्लोराइड इन द प्रेजेंस ऑफ अनहाइड्रस FeCl3 तो गिविंग प्रीडोमिनेंटली। तो इसमें बताना कि ये है कि बेंजीन को हम जब नॉर्मल प्रोपाइल क्लोराइड के साथ हम हीट करते हैं इन द प्रेजेंस ऑफ FeCl3 तो हमें कौन सा प्रोडक्ट देगा? तो इसका जो प्रोडक्ट देता है वो क्यूमीन इसका आंसर देता है। इसका आंसर आपको 1 आंसर आपका करेक्ट हो जाएगी, आइसोप्रोपाइल बेंजीन। आपको कैसे देता है मैं आपको बताने की कोशिश करता हूँ। तो यहाँ पर देख सकते हैं कि बेंजीन जो है, बेंजीन को आइसोप्रोपाइल क्लोराइड के साथ हम रिएक्ट किए हैं। यहाँ पर AlCl3 देके, वहां पर क्वेश्चन में FeCl3 था बट यहाँ पर AlCl3 दिया। यहाँ पर क्या होता है कि जो क्लोरीन के पास लोन पेयर जो है AlCl3 पे शिफ्ट होता है, कि AlCl3 जो होता है इलेक्ट्रॉन डिफिशियंट होता है। तो इलेक्ट्रॉन डिफिशियंट होता है तो कोल्ड्रिन यहाँ पर लीव होती है। जब कोल्ड्रिन लीव होती है यहाँ पर देखने को मिलती है प्राइमरी कार्बोकैटायन। तो प्राइमरी कार्बोकैटायन जो होता है वो लेस स्टेबल होता है एज कंपेयर सेकेंडरी कार्बोकैटायन से। अगर सेकेंडरी कार्बोकैटायन बनने की पॉसिबिलिटी है तो हम सेकेंडरी कार्बोकैटायन बनाने की कोशिश करें। यहाँ पर देख सकते हैं मैंने सेकेंडरी कार्बोकैटायन बनाया हाइड्रोजन को शिफ्ट करके। जब सेकेंडरी कार्बोकैटायन बनाने के बाद यहाँ पर देख सकते हैं कि बेंजीन जो रिएक्ट करेगा सेकेंडरी कार्बोकैटायन पे। अब यहाँ पर देख सकते हैं कि आपको क्यूमीन का फॉर्मेशन होता है और इसी को हम बोलते हैं आइसोप्रोपाइल बेंजीन। तो 52 का जो आंसर होगा आपका ए आंसर आपका करेक्ट हो जाएगा, आइसोप्रोपाइल बेंजीन। ठीक है, तो अब 53 नंबर क्वेश्चन पूछा गया है कि सेकेंडरी अल्कोहल ऑन ऑक्सीडेशन विद प्रीडीनियम क्रोमियम क्लोराइड। यहाँ पर देख सकते हैं कि प्रीडीनियम जो PCC होता था, PCC का फुल फॉर्म जो होता है प्रीडीनियम क्लोरोक्रोमेट भी बोल सकते हैं या फिर प्रीडीनियम क्रोमियम क्लोराइड भी बोलते हैं। तो PCC जो होता है वो ऑक्सीडाइज करता है।
तो सेकेंडरी अल्कोहल को जो ऑक्सीडाइज करके किस में कन्वर्ट करता है, तो सेकेंडरी अल्कोहल को ऑक्सीडाइज करके कीटोन में कन्वर्ट करता है और प्राइमरी अल्कोहल को ऑक्सीडाइज करके एल्डिहाइड में कन्वर्ट करता है। बट यहाँ पर सेकेंडरी अल्कोहल पूछा गया है तो कीटोन में कन्वर्ट करेगा, मतलब 53 का आपका सी आंसर आपका करेक्ट हो जाएगी। 54 नंबर क्वेश्चन पूछा गया है कि विच ऑफ द फॉलोइंग शुगर इज नॉन रिड्यूसिंग, तो इसमें बता रहा है कौन सा शुगर जो है नॉन रिड्यूसिंग है। तो सिंपल सा आपको सुक्रोज जो होता है वो नॉन रिड्यूसिंग होता है, बाकी जो रिड्यूसिंग होता है वो ग्लूकोज, माल्टोज एंड गैलेक्टोज जो होता है वो रिड्यूसिंग होता है, बट नॉन रिड्यूसिंग जो होता है आपको सी आंसर आपका करेक्ट हो जाएगी सुक्रोज। तो 55 नंबर क्वेश्चन पूछा गया है कि द करेक्ट पेयर ऑफ मेटा डायरेक्टिंग सब्स्टिट्यूएंट, तो करेक्ट जो पेयर होगा मेटा डायरेक्टिंग का वो आपका 1 और 2 होगा, मतलब CHO CCl3 आपको मेटा डायरेक्टिंग सब्स्टिट्यूएंट होता है। इसका मतलब आपका 1 आंसर आपका करेक्ट हो जाएगी 55 का। 56 नंबर क्वेश्चन पूछा गया कि अरेंज द कंपाउंड बेंजीन, क्लोरोबेंजीन, फिनॉल एंड एनिलीन इज द डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ रिएक्टिविटी टुवर्ड्स एन इलेक्ट्रोफाइल। जिसमें पूछा गया है कि आपको बताना है कि डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ रिएक्टिविटी टुवर्ड्स एन इलेक्ट्रोफाइल, जो इलेक्ट्रोफाइल अपकमिंग जो इलेक्ट्रोफाइल होगा उसके बीच में हाँ किसका रिएक्टिविटी ज्यादा होगा उसका डिक्रीजिंग ऑर्डर बताना है। तो बेंजीन है, क्लोरोबेंजीन है, फिनॉल है, एनिलीन है। तो जो अपकमिंग इलेक्ट्रॉन होगा, जो आने वाले जो इलेक्ट्रॉन होंगे वो इलेक्ट्रोफाइल होगा, और जो आपको सबस्ट्रेट है जो प्रेजेंट है जैसे में बेंजीन, क्लोरोबेंजीन, फिनॉल, एनिलीन जो है वो प्रेजेंट है उसमें इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ज्यादा होगा, तभी तो अपकमिंग इलेक्ट्रोफाइल तेजी से अटैच करेगा। तो जहां पर यही रखना है कि जिसका इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ज्यादा होगा जिस कंपाउंड का उसकी इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन ज्यादा होगी। ठीक है, तो यहाँ पर देखिएगा कि यहाँ पे बेंजीन है, क्लोरोबेंजीन है, फिनॉल है, एनिलीन। तो क्लोरोबेंजीन के अंदर क्लोरीन अटैच है, तो क्लोरीन जो होता है इलेक्ट्रॉन खींचने की पॉसिबिलिटी रखता है, तो यहाँ पर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी रिंग पे कम कर देगा, तो क्लोरोबेंजीन सबसे कम होगा। तो क्लोरोबेंजीन सबसे कम तो कौन सा ऑप्शन में है, तो आपका बी ऑप्शन में है, आपका सी ऑप्शन में है। तो इसका जो करेक्ट आंसर होने वाली है कि यहाँ पे फिनॉल है और एनिलीन है। फिनॉल के पास जो होता है OH ग्रुप होता है और एनिलीन के पास NH2 ग्रुप होता था। OH में क्या होता है कि इलेक्ट्रॉन जो है रिंग में पार्टिसिपेट कर सकता है और इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बढ़ा सकता है रिंग को, और एनिलीन में भी नाइट्रोजन के पास लोन पेयर होता है तो रिंग में पार्टिसिपेट करके इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को बढ़ा सकता है रिंग को। बट यहाँ पर यह है कि फिनॉल में O होता है और एनिलीन में नाइट्रोजन होता है। तो ऑक्सीजन और नाइट्रोजन के बीच में इलेक्ट्रोनेगेटिविटी सबसे ज्यादा किसका होता है, ऑक्सीजन का होता है। तो ऑक्सीजन का इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा होता है नाइट्रोजन से, तो यहाँ पर क्या होगा अपने इलेक्ट्रॉन पेयर को देना पसंद नहीं करेगा ऑक्सीजन। तो ऑक्सीजन जब इलेक्ट्रॉन पेयर को देना पसंद नहीं करेगा तो वहां पर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी उसका कम हो जाएगा एज कंपेयर नाइट्रोजन से। तो एनिलीन का सबसे ज्यादा इलेक्ट्रॉन डेंसिटी हो जाएगा रिंग पे, तो सबसे ज्यादा वहां पर इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन मोर अट्रैक्ट होगा। तो एनिलीन सबसे ज्यादा, उससे कम फिनॉल और उससे कम बेंजीन और सबसे कम क्लोरोबेंजीन होगा। तो फाइनली से जो आंसर होगा आपका बी आंसर आपका करेक्ट हो जाएगी 56 का। 57 नंबर क्वेश्चन पूछा गया है कि विच वन ऑफ द फॉलोइंग विल बी मोस्ट रिएक्टिव इन SN2 रिएक्शन। तो SN2 रिएक्शन के अंदर मैं जानता हूं कि प्राइमरी का सबसे ज्यादा होता है, उससे कम सेकेंडरी और उससे कम टर्शियरी, तो सबसे कम टर्शियरी होता है। तो सिंपल सा बात है, इसका आंसर आपका ए आंसर आपका करेक्ट हो जाएगी 1 क्लोरोइथेन मोस्ट रिएक्टिव SN2 का होगा। 58 नंबर क्वेश्चन पूछा गया कि द नॉन एरोमेटिक कंपाउंड अमंग द फॉलोइंग, इसमें बताना है, 4 ऑप्शन दे रखा है, 4 ऑप्शन बताना है कि इसमें कौन सा ऑप्शन जो है वो नॉन एरोमेटिक है। तो नॉन एरोमेटिक होता क्या है, तो नॉन एरोमेटिक नॉट कंसीडर एज एरोमेटिक और एंटी एरोमेटिक है। तो आप एरोमेटिक या एंटी एरोमेटिक के लिए हम 4 पॉइंट को फॉलो करते हैं। एक हकल रूल को फॉलो करते हैं एरोमेटिक के लिए, 4n+2 पाई इलेक्ट्रॉन और प्लेनर होना चाहिए, कंजुगेशन होना चाहिए और sp2 होना चाहिए। एंटी एरोमेटिक के लिए हकल रूल में 4n पाई इलेक्ट्रॉन होना चाहिए और प्लेनर होना चाहिए, कंजुगेशन होना चाहिए और sp2 होना चाहिए। ठीक है, ये एरोमेटिक और एंटी एरोमेटिक का था। तो यहाँ पर देख सकते हैं फर्स्ट जो ऑप्शन आपका है वो आपका एरोमेटिक शो कर रहा है। ठीक है, सेकंड ऑप्शन में है तो यहाँ पर देख सकते हैं ना एरोमेटिक है ना एंटी एरोमेटिक है। रीजन क्या है कि यहाँ पर आप देख सकते हैं इस पोजीशन पे, तो इस पोजीशन पे ये sp3 हाइब्रिडेशन है। तो sp3 हाइब्रिडेशन जो होता है एरोमेटिक को भी डिस्क्वालीफाई कर दिया और एंटी एरोमेटिक को भी डिस्क्वालीफाई कर दिया। तो ये आपका जो सेकंड ऑप्शन है ये आपका नॉन एरोमेटिक है। थर्ड ऑप्शन भी देख सकते हैं ये भी आपका एरोमेटिक ही है, और फोर्थ ऑप्शन भी देख सकते हैं फोर्थ ऑप्शन भी आपका एरोमेटिक ही है। तो उस हिसाब से जो आंसर आपका नॉन एरोमेटिक जो होगा वो आपका 58 का जो आंसर आपका होगा आपको बी आंसर आपका करेक्ट हो जाएगी। 59 नंबर क्वेश्चन पूछा गया है कि करेक्ट IUPAC नोमेनक्लेचर ऑफ द फ्लोइंग कंपाउंड। ये आपका कंपाउंड दे रखा है, इसका बताना है कि आपको करेक्ट नोमेनक्लेचर क्या होगा। तो यहाँ पर सिंपल सा आपका जो पैरेंट चेन है वो आपका साइक्लोहेक्सेन पैरेंट चेन है, उसमें जो सब्स्टिट्यूएंट्स अटैच है वो 3 सब्स्टिट्यूएंट अटैच है। पहला आपको इथाइल, दूसरा मिथाइल, तीसरा प्रोपाइल। तो आप कैसे इसको आप नेमिंग दोगे, तो इथाइल, मिथाइल, प्रोपाइल में अल्फाबेटिकल सबसे पहले किसका आएगा, इथाइल का आएगा, मतलब ई का आएगा, उसके बाद एम का आएगा, उसके बाद पी का आएगा। तो इथाइल का हम काउंट 1 से स्टार्ट करेंगे, तो यहाँ पर 2 हो जाएगा, ये आपका 3 हो जाएगा, ये आपका 4 हो जाएगा। तो 1 इथाइल, 3 मिथाइल, 4 प्रोपाइल। तो 1 इथाइल 3 मिथाइल 4 प्रोपाइल किसमें है, आपको बी ऑप्शन में देखने को मिल रही है। 1 इथाइल 3 मिथाइल 4 प्रोपाइल साइक्लोहेक्सेन। तो 59 का आपका बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगी।
60 नंबर क्वेश्चन पूछा गया है द हाइब्रिडाइजेशन ऑफ कार्बन इन डायमंड, ग्रेफाइट और एसिटाइलिन। जो डायमंड और ग्रेफाइट जो है वो कार्बन का क्या है, एलोट्रॉप्स है। तो इसे बताना ये है कि जो कार्बन का जो डायमंड है और ग्रेफाइट है तो इसका क्या हाइब्रिडेशन रहने वाली है। और एसिटाइलिन को तो आपको पता ही कि हाइब्रिडेशन क्या होता है, sp ही होता है। इसको सबको पता है कि हाइब्रिडेशन sp होता है एसिटाइलिन का। तो एसिटाइलिन का sp जो सबसे लास्ट में sp कहां देखने को मिल रहा है, बी और डी में दे रहा है। तो इसमें कंफर्म करेंगे कि ऑप्शन कौन सा सही होगा। तो डायमंड जो होता है वो डायमंड होता क्या है कि ईच कार्बन जो होता है कंबाइनिंग विथ 4 कार्बन एटम्स, 4 कार्बन एटम से अटैच होता है। तो इसका डायमंड का sp3 आपको देखने को मिल जाएगी। और ग्रेफाइट जो होता है वो ईच कार्बन कंबाइनिंग विथ 3 अदर कार्बन एटम। तो ग्रेफाइट जो होगा वो sp2 देखने को मिल जाएगी। तो मतलब कि sp3, sp2 और sp3, इसका बी ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगी, sp3, sp2 और sp60 का। 61 नंबर क्वेश्चन पूछा गया इन पेपर क्रोमेटोग्राफी। तो पेपर क्रोमेटोग्राफी जो होता है वो मोबाइल फेज और स्टेशनरी फेज दोनों लिक्विड फेज में होता है। 61 का जो आपका डी आंसर आपका करेक्ट हो जाएगी कि बोथ फेज आर लिक्विड्स। 62 नंबर क्वेश्चन पूछा गया कि विच प्रोसेस इज सूटेबल फॉर प्यूरिफिकेशन ऑफ एनिलीन। तो एनिलीन को प्यूरिफिकेशन करने के लिए कौन सा सूटेबल प्रोसेस सही है, तो आपको पता होना चाहिए 62 का जो आपका स्टीम डिस्टिलेशन जो होता है वो आपका एनिलीन का प्यूरिफिकेशन का बेस्ट सूटेबल है, स्टीम डिस्टिलेशन। तो 62 का जो आंसर होगा आपका बी आंसर आपका करेक्ट हो जाएगी, स्टीम डिस्टिलेशन। 63 नंबर क्वेश्चन पूछा गया है कि बेंजोइक एसिड रिएक्ट विथ कॉन्ग HNO3 प्लस एंड H2SO4 टू गिव। तो कॉन्ग HNO3 एंड H2SO4 को हम लोग नाइट्रेशन भी बोलते हैं। तो नाइट्रेशन के अंदर क्या होता है कि Na2 अटैच होता है मेटा पोजीशन पे। तो बेंजोइक एसिड को हम रिएक्शन करेंगे नाइट्रेशन के साथ, मतलब कॉन्ग HNO3 प्लस कॉन्ग H2SO4। तो यहाँ पर NO2 जो होगा मेटा पोजीशन पर अटैच होगा, जिसका जो फाइनली आंसर होगा आपको 3 नाइट्रोबेंजीन देखने को मिलेगा। तो आपका ए आंसर आपका करेक्ट हो जाएगी 3 नाइट्रोबेंजोइक एसिड। 64 नंबर क्वेश्चन पूछा गया कि नेचर ऑफ ईथर, ईथर का नेचर क्या होता है। तो आपको पता है कि ईथर जो होता है वो आपको इस पोजीशन में होता है, ROR देखने को मिलती है। तो ROR देखने को मिलती है। R ऑक्सीजन में जो होता है आपके पास 2 लोन पर प्रेजेंट होती है। तो ये लोन पर जो काम करता है इलेक्ट्रॉन को डोनेट करने का काम करता है, मतलब ये लेविस बेस का काम करता है। तो सिंपल सा बात है कि नेचर ऑफ जो ईथर है आपका बेसिक शो करती है। तो 64 का जो आंसर होगा वो बी आंसर आपका करेक्ट हो जाएगी। 65 नंबर क्वेश्चन पूछा गया है ग्लाइकोल इज यूज इन द मैन्युफैक्चरिंग ऑफ। ये आपको 4 ऑप्शन दे रखा है, इसमें बताना है कि 4 ऑप्शन को मैन्युफैक्चरिंग करने में किसमें ग्लाइकोल को हम यूज करते हैं, इथिलीन ग्लाइकोल को यूज करते हैं। फर्स्ट में आपको टेरिलीन है। तो टेरिलीन क्या होता है कि टेरिलीन को जब हम मैन्युफैक्चरिंग करते हैं तो उसमें इथिलीन ग्लाइकोल प्लस टेरेथैलिक एसिड का यूज करते हैं। इसका मतलब ये है कि इसमें ये है कि टेरिलीन को भी हम मैन्युफैक्चरिंग करने के लिए ग्लाइकोल को यूज करते हैं। तो ग्लिप्टल जो होता है, ग्लिप्टल को भी हम मैन्युफैक्चरिंग करने के लिए इथिलीन ग्लाइकोल प्लस थैलिक एसिड का यूज करते हैं। तो ये भी आपका मैन्युफैक्चरिंग में ग्लिप्टल भी यूज किया जाता है। और सी ऑप्शन में देख सकते हैं एंटी फ्रीजिंग एजेंट में भी आपको उसको कूलिंग करने में भी आपको इथिलीन ग्लाइकोल को यूज किया जाता है। तो इसका मतलब ये है कि ए, बी और सी ऑप्शन में भी इसको मैन्युफैक्चरिंग करने में इथिलीन ग्लाइकोल का यूज किया जाता है। तो 65 का जो आंसर करेक्ट होगी वो आपका डी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगी, ऑल ऑफ दिज, कि तीनों ऑप्शन में मैन्युफैक्चरिंग करने के लिए ग्लाइकोल का यूज करते हैं, इथिलीन ग्लाइकोल का यूज करते हैं। 66 नंबर क्वेश्चन पूछा गया है कि विच ऑफ द फॉलोइंग रिएक्शन विल नॉट प्रोड्यूस फिनॉल। इसमें से 4 ऑप्शन दे रखा है, 4 ऑप्शन आपको रिएक्शन में दे रखा है। इसमें बताना यह है कि कौन सा ऑप्शन के अंदर में फिनॉल प्रोड्यूस नहीं देगा। तो फर्स्ट ऑप्शन की बात करते हैं। तो फर्स्ट ऑप्शन पूछा गया डाइजोनियम साल्ट। तो बेंजीन डाइजोनियम साल्ट को हाइड्रोलाइसिस करते हैं तो 100% फिनॉल देती है। बी ऑप्शन की बात करते हैं तो बी ऑप्शन पूछा गया है क्या, सोडियम बेंजीन सल्फोनेट को हम NOH के साथ हीट करते हैं तो 100% फिनॉल देती है। ये तो आपको रिएक्शन करोगे थोड़ा लंबा प्रोसेस होता है कि बेंजीन सोडियम बेंजीन सल्फोनेट को आप रिएक्शन करते हो NOH के साथ तो आपको फिनॉक्साइड देता है। फिर उसके बाद डाइल्यूट H2SO4 से हीट करते हो, फिर पुनः तब जाके फिनॉल देखने को मिलती है। तो ये रिएक्शन आप जानते ही होंगे, ठीक है। सी ऑप्शन पूछा गया है कि क्लोरोबेंजीन। तो क्लोरोबेंजीन को जब हम हाइड्रोलाइसिस करते हैं तो क्या फिनॉल देती है, या हाँ देती है फिनॉल, बट नॉर्मल पोजीशन में नहीं देती है। बट नॉर्मल कंडीशन में आपका क्लोरोबेंजीन डज नॉट रिएक्ट हाइड्रोलाइसिस। वैसे देती है, क्लोरोबेंजीन को आप हाइड्रोलाइसिस करो तो फिनॉल देती है, बट नॉर्मल कंडीशन में नहीं देती है। उसमें कुछ मिर्च मसाला अटैच करना पड़ता। वो मिर्च मसाला पता क्या होता है, वो मिर्च मसाला एक्वस NOH प्लस टेम्परेचर होता है प्लस प्रेशर होता है। टेम्परेचर कितनी होती है तो 623 केल्विन और टेम्परेचर होती है और प्रेशर होती है 300 ATM। तब जाकर के फिनॉल देता है। बट इसी ऑप्शन पूछा गया कि नॉर्मल
कि क्लोरोबेंजीन को हाइड्रोलाइसिस करेंगे तो देगा कि नहीं देगा, तो सी ऑप्शन में नहीं देगा क्लोरोफिनॉल। डी ऑप्शन की बात करते हैं, डी ऑप्शन में पूछा गया है फिनाइल बेंजोएट को हाइड्रोलाइसिस करते हैं तो 100% एसिड देता है प्लस फिनॉल देता है। तो एसिड जो होता है वो आपको बेंजोइक एसिड होता है और जो फिनॉल देता है, इसमें सिंपल सा बात, आपके इसमें बॉन्ड जो होता है ब्रेक होता है और ब्रेक होने के बाद H और OH एक दूसरे में शिफ्ट कर जाता है, तो एक तरफ बेंजोइक एसिड देखने को मिलती है, एक तरफ फिनॉल देखने को मिलती है। तो इसका मतलब ऑप्शन जो करेक्ट होने वाली है 66 का, आपका सी ऑप्शन आपको करेक्ट होने वाली है 66 का। 67 नंबर क्वेश्चन पूछा गया है कि पिक्रिक एसिड, तो पिक्रिक एसिड आपको पता है कि 2,4,6 ट्राई नाइट्रोफिनॉल को ही बोला जाता है, तो इसका डी ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगी 67 का। 68 नंबर क्वेश्चन में पूछा गया है कि रिडक्शन ऑफ नाइट्रोबेंजीन इन द प्रेजेंस ऑफ जिंक अमोनियम क्लोराइड के साथ हम रिएक्ट करते हैं तो क्या देता है। तो जब नाइट्रोबेंजीन को हम जब रिडक्शन करते हैं तो आपको पता है कि एनिलीन देता है, Na2 को हम रिड्यूस करेंगे तो NH2 में कन्वर्ट हो जाएगा तो एनिलीन देगा। बट यहाँ पर एक ट्विस्ट है कि जिंक अमोनियम क्लोराइड है, तो जिंक अमोनियम क्लोराइड के साथ हम जब नाइट्रोबेंजीन को हम रिएक्ट करते हैं तो पता क्या देता है कि N फिनाइल हाइड्रोक्सिल एमाइन देता है, एनिलीन नहीं देती है। तो बहुत सारे स्टूडेंट जो होंगे वो एनिलीन मार के आए होंगे, बट वो ऑप्शन आपका गलत है, क्वेश्चन आपका गलत हो जाए, वो आपका गलत हो जाएगी। इसका 68 का जो आंसर होगा आपका बी आंसर करेक्ट हो जाएगी, एन फिनाइल हाइड्रोक्सिल एमाइन। 69 नंबर क्वेश्चन पूछा गया कि द बेसिस नेचर ऑफ एमीन्स इन द ऑर्डर, जिसका बेसिस नेचर क्या होता है एमीन्स का। तो ये बहुत क्वेश्चन अच्छा क्वेश्चन है एमीन से, बहुत इसमें कंफ्यूज हो जाते हैं बच्चे लोग। देखो इसमें होता क्या है, इसमें दो प्रोसेस होता है, एक इलेक्ट्रॉन डेंसिटी का प्रोसेस होता है और एक इसमें स्टेबिलिटी मतलब कि हाइड्रोजन बॉन्डिंग का प्रोसेस होता है, कंजुगेट एसिड का प्रोसेस होता है। तो अगर आप इलेक्ट्रॉन डेंसिटी से चलोगे नाइट्रोजन एटम पे तो आपका उस हिसाब से जो आंसर होगा वो आपका बी आंसर आपका करेक्ट हो जाएगी, 3 डिग्री, उससे कम 2 डिग्री और सबसे कम 1 डिग्री। क्योंकि इसमें नाइट्रोजन में जो होता है कि 3 अल्काइल ग्रुप अटैच होगा, तो 3 अल्काइल ग्रुप अटैच होगा इस पोजीशन पे, तो वहां पर क्या होता है कि नाइट्रोजन का इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बढ़ा देगा और जब नाइट्रोजन का इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बढ़ाएगा तो नाइट्रोजन पर जो डोन पेयर है वो इजीली इलेक्ट्रॉन को डोनेट कर सकता है, इलेक्ट्रॉन पेयर को डोनेट कर सकता है, तो बेसिक होगा। बट इसका एक्चुअल जो आंसर होता है वो बी आंसर नहीं होकर के डी आंसर एक्चुअल होता था। प्लीज बी मत मारिएगा, बी अगर आप मारे हैं तो गलत है। इसका एक्चुअल जो आंसर होगा आपका डी आंसर आपका करेक्ट हो जाएगी 69 का। 2 डिग्री सबसे ज्यादा होता है बेसिक, उससे कम 1 होता है और सबसे कम 3 डिग्री होता है, तो एक्चुअल आंसर आपका 69 का डी होता है। यहां पर आपको मैंने बता दिया, यहां पर आपको इलेक्ट्रॉन डेंसिटी नहीं देखा जाता है, यहां पर आपको हाइड्रोजन बॉन्डिंग भी देखा जाता है। तो 2 डिग्री में आपको H प्रेजेंट रहता है तो वहां पर हाइड्रोजन बॉन्डिंग करेगा, 1 डिग्री एमीन में 2 H प्रेजेंट होता है तो वहां पर हाइड्रोजन बॉन्डिंग भी करेगा, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी भी देखेगा, और 3 डिग्री में आपको H प्रेजेंट होता ही नहीं है तो वहां पर हाइड्रोजन बॉन्डिंग तो होगा ही नहीं, तो फिर कंजुगेट एसिड बनाएगा ही नहीं, तो 3 डिग्री आपको सबसे लेस होगा बेसिक एमीन्स का। तो 69 का आपका डी आंसर आपका करेक्ट हो जाएगी। 70 नंबर क्वेश्चन पूछा गया है कि फिनॉल क्या होता है। तो फिनॉल में सिंपल सा बात है कि फिनॉल में आपको क्या होता है, OH देखने को मिलती है। तो फिनॉल में OH देखने को मिलती है तो OH जो होता है उसमें H प्लस को आयनाइज करता है, तो जब H प्लस को इजिली आयनाइज करता है, H प्लस को इजिली छोड़ देता है तो वहां पर जो 70 का एसिडिक शो कराता है, वहां पर फिनॉल जो होता है वो एसिडिक शो करता है। तो 70 आंसर होगा आपका ए आंसर आपका करेक्ट हो जाएगी एसिडिक। 71 नंबर क्वेश्चन की बात करते हैं। तो 71 नंबर क्वेश्चन पूछा गया है कि द डिविएशन ऑफ कार्बन एंगल इन साइक्लोप्रोपेन इज ड्यू टू। साइक्लोप्रोपेन के अंदर जो कार्बन एंगल शो करता है वो किस वजह से डिविएशन शो करता है, तो स्ट्रेन की वजह से शो करता है। आपको पता है कि साइक्लोप्रोपेन के अंदर एक स्ट्रेन पैदा होती है जिसकी वजह से काफी ज्यादा वो रिंग जो होता है बहुत ज्यादा स्ट्रेन शो करता है और कार्बन एंगल में डिविएशन शो करता है। तो 71 का आपका ए आंसर आपका करेक्ट हो जाएगी। 72 नंबर क्वेश्चन पूछा गया है रेजोनेंस हाइब्रिड स्ट्रक्चर इन मोर स्टेबल। तो किसी रिंग के अंदर अगर रेजोनेंस स्टेबिलिटी शो कर रहा है तो इसके ऑप्शन में कौन सा ऑप्शन सही होगा, तो याद रखिएगा जो एनर्जी होता है और स्टेबिलिटी जो होता है वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है। अगर एनर्जी लो होता है तो स्टेबिलिटी जो होता है वो ग्रेटर होता है। तो किसी भी रेजोनेंस के अंदर स्टेबिलिटी पैदा कर रही है, ज्यादा स्टेबिलिटी देखने को मिल रही है तो उसके अंदर एनर्जी जो होता है वह कम होता है। तो यहाँ पूछा गया है कि रेजोनेंस हाइब्रिड स्ट्रक्चर इन मोर स्टेबल, तो मोर स्टेबल का मतलब है कि जिसका एनर्जी लो हो, तो एनर्जी लो एनर्जी आपका ए आंसर आपको देखने को मिल रही है। तो 72 का जो आंसर होगा आपका ए आंसर आपका करेक्ट हो जाएगी। 73 नंबर क्वेश्चन पूछा गया कि मिथाइल ग्रुप इज टॉलिन इज आर्थो पैरा डायरेक्टर बिकॉज ऑफ।
तो टॉलन के ऊपर अगर CH3 ग्रुप अटैच है ऑर्थो पोजीशन पे एंड पारा पोजीशन पे, तो उसके अंदर हाइपर कंजुगेशन वर्क करती है, ये तो आपको सबको पता है। प्लस आई ग्रुप वर्क करती है, सबको पता है कि CH3 जो होता है प्लस आई ग्रुप वर्क करती है और हाइपर कंजुगेशन वर्क करती है, क्योंकि इंडक्टिव प्लस आई मतलब इंडक्टिव इफेक्ट भी वर्क करती है। और साथ ही साथ आपको जब दो ऑप्शन आपको सही देखने को मिले तो साथ ही साथ आपको कंजुगेशन भी वर्क करती है। तो 73 के जो आंसर आपका होगा डी आंसर आपका करेक्ट हो जाएगी, ऑल ऑफ दीज। 74 नंबर क्वेश्चन पूछा गया है, काफी अच्छा क्वेश्चन है, काफी इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है। द बेसिसिटी ऑफ pyridine, पायरोल एंड पिप्रिडीन इज इन द ऑर्डर। आपको बताना ये है कि बेसिसिटी बताना है pyridine के बीच में, pyridine, पायरोल एंड पिप्रिडीन के बीच में आपको बेसिसिटी का ऑर्डर बताना है। बहुत इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है, इसका करेक्ट आंसर क्या होगी मैं आपको बताने वाला हूं सॉल्यूशन के साथ। तो यहां पर आप देख सकते हैं 74 का, ये आपका pyridine है, ये आपका पायरोल है और ये आपका पिप्रिडीन है। तो सबसे ज्यादा इसका स्टेबिलिटी, सबसे ज्यादा इसका बेसिसिटी किसका होगा? मैं बात करता हूं पायरोल की सबसे पहले। तो पायरोल के अंदर क्या है कि जो रिंग, जो आपको नाइट्रोजन पर लोन पेयर जो है वो रिंग में पार्टिसिपेट करेगी। क्यों पार्टिसिपेट करेगी? क्योंकि इसके अंदर एरोमेटिसिटी बनने वाली है, तो एरोमेटिसिटी ज्यादा स्टेबल होता है। पायरोल जो होगा, नाइट्रोजन के जो लोन पेयर होगा वो बाहर ना दे करके वो रिंग में देना पसंद करेगा ताकि हम स्टेबल बनाए, एरोमेटिसिटी बनाए। तो ये आपका बेसिसिटी, पायरोल का जो बेसिसिटी होगा सबसे लो होगा, तो पायरोल का सबसे लेस बेसिसिटी शो करेगा। बाकी बचा pyridine एंड पिप्रिडीन। तो pyridine के अंदर क्या है कि आपको डिलोकलाइजेशन है और पिप्रिडीन के अंदर क्या है कि लोकलाइजेशन है। अब बात रही कि नाइट्रोजन की जो लोन पेयर है pyridine का, वो तो सिस्टम में रिंग में पार्टिसिपेट तो करेगा नहीं। बाकी पिप्रिडीन का जो लोन पेयर नाइट्रोजन पे है वो भी रिंग में पार्टिसिपेट करेगा नहीं, तो फिर लोकलाइजेशन एंड डिलोकलाइजेशन का कोई मतलब नहीं हुआ। ठीक है, तो यहां से भी फेल हो गया। अब यहां से फेल हो गया तो पास कहां से होगा? तो यहां पर देखिएगा कि नाइट्रोजन जो है इस पोजीशन पे ये sp2 हाइब्रिडाइज है और ये नाइट्रोजन जो है sp3 हाइब्रिडाइज है, बस यहीं से पास हो गया। अब यहीं से पिप्रिडीन एंड pyridine में पास हो गया। नाइट्रोजन जो है वो आपका sp2 हाइब्रिडाइज्ड है और पिप्रिडीन का जो नाइट्रोजन है वो sp3 हाइब्रिडाइज्ड है। तो यहाँ पर देखिएगा sp2 के अंदर क्या होता है कि s कैरेक्टर ज्यादा हो जाता है और sp3 के अंदर क्या होता है, s कैरेक्टर थोड़ा कम हो जाता है कंपेयर sp2 का। तो यहाँ पर देखिएगा कि जिसका s कैरेक्टर जितना ज्यादा होता है, तो s कैरेक्टर ज्यादा होने की वजह से न्यूक्लियस जो होता है अपनी ओर इलेक्ट्रॉन को खींचता है। मतलब कि ये है कि जो नाइट्रोजन का लोन पेयर है न्यूक्लियस की खींच लेगा, क्योंकि s कैरेक्टर ज्यादा है। तो s कैरेक्टर ज्यादा होने की वजह से न्यूक्लियस जो है अपने नाइट्रोजन के जो इलेक्ट्रॉन पेयर वो खींच लेगा अपनी ओर। और पिप्रिडीन के अंदर क्या है कि उसके अंदर s कैरेक्टर कम है एज कंपेयर pyridine से, तो वहां पर न्यूक्लियस जो है उतना इलेक्ट्रॉन को खींच नहीं पाएगा, नाइट्रोजन के इलेक्ट्रॉन पेयर को न्यूक्लियस उतना खींच नहीं पाएगा जितना pyridine को खींचेगा। तो जब न्यूक्लियस जो है अपने नाइट्रोजन का इलेक्ट्रॉन पेयर को खींच नहीं पाएगा तो नाइट्रोजन जो लोन पेयर है वो बाहर ही देगा, तो वहां पर बेसिसिटी पिप्रिडीन का सबसे ज्यादा हो जाएगा, उससे कम pyridine होगा और सबसे कम पायरोल होगा। तो 74 का जो करेक्ट आंसर आपका होने वाली है वो आपका बी ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगी। पिप्रिडीन सबसे ज्यादा, उससे कम pyridine और सबसे कम पायरोल। तो 74 का बी ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगी। तो 75 नंबर क्वेश्चन में क्या पूछा गया है, इसेंशियल अमीनो एसिड। तो इसेंशियल अमीनो एसिड कौन कौन होता है? तो इसेंशियल अमीनो एसिड 9 इसेंशियल अमीनो एसिड होता है। वो कौन कौन होता है मैं आपको बताने की कोशिश करता हूं। तो यहाँ पर देख सकते हैं 75 को जो इसेंशियल अमीनो एसिड होता है वो आपका 9 अमीनो एसिड होता है। वो कौन कौन 9 अमीनो एसिड होती है यहाँ पर देख सकते हैं। फर्स्ट में हिस्टिडीन, आइसोल्यूसिन, ल्यूसिन, लाइसिन, मिथायोनिन, फिनाइल अलानाइन, थ्रियोनिन, ट्रिप्टोफैन एंड वैलिन। ये आपका 9 अमीनो एसिड है। तो उस ऑप्शन में देखना आपको ये है कि कौन सा अमीनो एसिड उसके अंदर ही है, ये 9 अमीनो एसिड के में से। तो यहां पर आप देख सकते हैं कि 9 अमीनो एसिड में से आपको हिस्टिडीन दे रखा है। तो 75 का जो आंसर होगी वो आपका ए आंसर आपका करेक्ट हो जाएगी, हिस्टिडीन। ठीक है, 76 नंबर क्वेश्चन की बात करते हैं। 76 नंबर क्वेश्चन पूछा गया है, निकल मेटल पैक्स इन क्यूबिक यूनिट सेल इन द सेल एज लेंथ 3.524 into 10 के पावर -10 मीटर। ठीक है, द डेंसिटी दे रखा निकल का 8.90 into 10 के पावर 3 kg पर मीटर, हाँ पर मीटर क्यों, एंड इट्स उसका मास भी दे रखा है किलोग्राम पर मोल, एंड उसका निकालना है आपको, निकल का क्या निकालना है, यूनिट से निकालना है। तो ये क्वेश्चन जो है, ये क्वेश्चन जो आपका है वो आपका सॉलिड स्टेट से क्वेश्चन पूछा गया और सिंपल से आपको जेड का वैल्यू निकालना है। अगर आपने पढ़ा होगा सॉलिड स्टेट तो बहुत इजी क्वेश्चन है, सिर्फ सिंपल आपको क्या हो वैल्यू पुट कर देने हैं। तो 76 आप देख सकते हैं इसका फॉर्मूला होता है कि रो इज इक्वल टू जेड इंटू एम अपॉन एन ए
इंटू ए क्यू। तो जेड आपका जो होता है यूनिट से निकालना है, और ए का जो आपको है मोलर मास है, और एन ए जो है आपका एवोगैड्रो नंबर है, और ए जो है आपका एज लेंथ है। तो आपका रो का वैल्यू दे रखा था, एम का वैल्यू भी दे रखा था, और एन आपको पता है एवोगैड्रो का 6.022 इंटू 10⁻23, ठीक है। और ए आपको दे रखा था 3.524 इंटू 10⁻10 मीटर। आपको जेड का वैल्यू निकालना सिंपल सा, आपको कुछ नहीं, आपको इसमें वैल्यू पुट करके जेड का वैल्यू निकालिएगा तो आपको जेड का वैल्यू 4 आएगा। तो जेड का वैल्यू 4 किसका होता है? एफसीसी का, मतलब कि फेज सेंटर क्यूबिक सेल का। तो 76 जो आंसर आपका होगा, 76 का आंसर आपका ए आंसर आपका करेक्ट हो जाएगी। 77 नंबर क्वेश्चन में पूछा गया है कि फॉर ए सेकंड ऑर्डर रिएक्शन टाइम टेकन फॉर द कंप्लीशन ऑफ द सेम फ्रैक्शन चेंज इंच। तो इसमें आंसर आपका डी आंसर आपका करेक्ट हो जाएगी, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर इनिशियल कंसंट्रेशन। कि इनिशियल कंसंट्रेशन पर डिपेंड करता है, वो भी स्क्वायर पे डिपेंड करता है। तो 77 का आपका डी आंसर आपका करेक्ट हो जाएगी। 78 नंबर क्वेश्चन पूछा गया आइडेंटिफाइड टेट्रेशन कर्व। ये आपका कर्व दे रखा है, कंडक्टेंस भी, हाँ कंडक्टेंस के रिस्पेक्ट में कर्व दे रखा है, और वॉल्यूम पर सेंटीमीटर क्यूब के वीएस में कर्व दे रखा है। तो इसका जो आंसर होगा ये आप देख सकते हैं, ये नीचे की ओर दे रखा है, एक नीचे की ओर दे रखा है। तो मतलब जो नीचे होता है वो वीक एसिड होता है, ये नीचे तो वीक बेस होता है। अगर ऊपर की ओर जाता है तो स्ट्रॉन्ग एसिड, और ये ऊपर की ओर जाता है स्ट्रॉन्ग बेस होता है। बट ये नीचे की ओर है, तो बट ये नीचे की ओर है तो ये वीक एसिड एंड वीक बेस होगा, कंडक्टोमेट्रिक टाइट्रेशन। तो इसका जो आंसर होने वाली है वो आपका सी आंसर आपका करेक्ट हो जाएगी, कंडक्टोमेट्रिक टाइट्रेशन वीक एसिड एंड वीक बेस। 79 नंबर क्वेश्चन पूछा गया था काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस प्रिडिक्ट दैट द विस्कोसिटी ऑफ गैसेस विल। काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस का प्रिडिक्ट करना है, किसमें? विस्कोसिटी ऑफ गैसेस में प्रिडिक्ट करना, तो क्या होगा? तो इसका जो आंसर होगा 79 का, वो आपका ए आंसर आपका करेक्ट हो जाएगी, क्योंकि विस्कोसिटी वैरी करता है विद द स्क्वायर रूट ऑफ द डेंसिटी पे वैरी करता है। तो 79 का आपका ए आंसर आपका करेक्ट हो जाएगी। 80 नंबर क्वेश्चन पूछा गया है कि इफ द इन्वर्जन टेम्परेचर ऑफ द गैस इज -80 डिग्री सेल्सियस देन इट विल प्रोड्यूस कूलिंग अंडर जूल थॉमसन इफेक्ट। बताना यह है कि इन्वर्जन टेम्परेचर अब गैस -80 डिग्री सेल्सियस दे रखा है, तो कूलिंग पे जूल थॉमसन इफेक्ट का क्या आपका टेम्परेचर देखने को मिलेगी। तो सोल्यूशन आप देख सकते हैं 80 नंबर का, यहाँ पर टी इन्वर्जन टेम्परेचर आपको दे रखा है -80 डिग्री सेल्सियस दे रखा है, इसको सेल्सियस को आपको केल्विन में कन्वर्ट करना है। तो इन्वर्जन टेम्परेचर -80 डिग्री सेल्सियस दे रखा है, उसको आपको केल्विन में कन्वर्ट करोगे तो -80 प्लस 273 आप ऐड, हाँ 273 आपको ऐड करना पड़ेगा -80 में, तो आपको 193 केल्विन देखने को मिल जाएगी। तो यहाँ पूछा, यहाँ पर आप देख सकते हैं कूलिंग इफेक्ट पूछ रहा था, हीटिंग इफेक्ट नहीं पूछा, कूलिंग इफेक्ट पूछ रहा था। तो कूलिंग इफेक्ट पे यही होता है कि टी इन्वर्जन टेम्परेचर के ज्यादा होता है नॉर्मल टेम्परेचर से, नॉर्मल टेम्परेचर के ज्यादा होता है इन्वर्जन टेम्परेचर से। तो आपका इन्वर्जन टेम्परेचर दे रखा है 193 केल्विन, और हमें कूलिंग इफेक्ट पे बताना है। तो कूलिंग इफेक्ट पे क्या होगा कि इन्वर्जन टेम्परेचर से नॉर्मल टेम्परेचर का कम होना चाहिए। तो नॉर्मल टेम्परेचर कम किस में होगा? तो 193 से ऑप्शन में आपको देखना है कि जिसका 193 से कम होगा ऑप्शन में, 193 केल्विन से कम होगा टेम्परेचर ऑप्शन में, वही आपका कूलिंग इफेक्ट होगा। तो इन्वर्जन टेम्परेचर 193 दे रखा है और उससे कम जो होगा ऑप्शन में वही आपका कूलिंग इफेक्ट होगा। यहाँ पर 80 नंबर क्वेश्चन में देख सकते हैं कि 193 केल्विन से आपका सबसे कम कौन सा ऑप्शन में है? तो डी ऑप्शन में है 173। तो 173 आपको नॉर्मल टेम्परेचर था, आप ये जो टेम्परेचर था 193 केल्विन वो इन्वर्जन टेम्परेचर था। तो कूलिंग करने के लिए यहाँ पर पूछा था कूलिंग में, तो कूलिंग करने के लिए हमें 193 से कम टेम्परेचर वाला चाहिए, तभी हमको कूलिंग होगा इन्वर्जन टेम्परेचर के लिए, ठीक है। तो इस आपका जो 80 का आपका डी आंसर आपका करेक्ट हो जाएगी 173। 81 नंबर क्वेश्चन पूछा गया है कि द कंसंट्रेशन ऑफ H प्लस और HSO4 माइनस और SO4 माइनस एंड H2SO4 का मोलर दे रखा है 0.20 सल्फ्यूरिक एसिड, और यहाँ पर देख सकते हैं इक्वेशन दे रखा है और डिसोसिएशन किया है, और इसका K2 का वैल्यू भी दे रखा है। तो इसका आंसर होगा 81 का आंसर जो आपका होगा वो आपका सी आंसर आपका करेक्ट हो जाएगी 81 का। 82 क्वेश्चन पूछा गया है कि फॉर द रिवर्सिबल एडियाबैटिक एक्सपेंशन, तो फॉर रिवर्सिबल एडियाबैटिक एक्सपेंशन जो आपका आंसर होगा 82 का, वो आपका बी आंसर आपका करेक्ट हो जाएगी 82 का। 83 नंबर क्वेश्चन पूछा गया है वैल्यू ऑफ द जूल थॉमसन कोफिशिएंट, इन्हें बताना है कि जूल थॉमसन कोफिशिएंट का वैल्यू क्या है। तो ऑप्शन दे रखा है पॉजिटिव एट द इन्वर्जन टेम्परेचर। तो इसको समझने के लिए मैं आपको सोल्यूशन एक छोटा सा आपको
एक सोल्यूशन देता हूं, वहां से आप इसका आंसर निकाल सकते हैं। यहाँ पर आप देख सकते हैं जूल थॉम्पसन कॉफिशिएंट का मैं आपको वैल्यू लेकर आया हूं, कहां पर आपको हीटिंग होगा, कहां पर आपको इन्वर्जन टेम्परेचर पे 0 होगा और कहां पर आपको कूलिंग होगा। ठीक है, तो यहाँ पर देख सकते हैं ये आपका टेम्परेचर वर्सेस आपका प्रेशर में लेकर आया हूँ ग्राफ के साथ। तो ये पोजीशन आप देख रहे हैं, ये कर्व देख रहे हैं, ये आपका इन्वर्जन टेम्परेचर कर्व है। ठीक है, और इस पोजीशन जो होता है वो आपका कूलिंग होता है। यहाँ पर आप देख सकते हैं इस पोजीशन पे आपका कूलिंग होता है और इस पोजीशन पे आपको हीटिंग होता है। ये जो आपका कर्व है ये आपका टेम्परेचर पे 0 होता है, जूल थॉम्पसन कॉफिशिएंट। ठीक है, तो यहाँ पर देखिएगा कि जो जूल थॉम्पसन कॉफिशिएंट पे अगर कूलिंग होगा रीजन पे, तो यहाँ पर जो टी इन्वर्जन टेम्परेचर होगा वो ज्यादा होगा किससे, नॉर्मल टेम्परेचर से। अगर यहाँ पर देख सकते हैं कि म्यूजिटी जब अगर हीटिंग होगा तो इन्वर्जन टेम्परेचर आपको कम होगा नॉर्मल टेम्परेचर से। तो यहाँ पर ये रखना है कि अगर कूलिंग होगा तो म्यूजिटी का वैल्यू 0 से ज्यादा होगा, मतलब कि कूलिंग के टाइम में म्यूजिटी जो होगा मतलब जूल थॉम्पसन होगा वो पॉजिटिव होगा, और हीटिंग के टाइम में क्या होगा, म्यूजिटी का वैल्यू 0 से कम होगा, मतलब कि म्यूजिटी जो वैल्यू होगा वो नेगेटिव में शो करेगा, और जब इन्वर्जन होगा तो म्यूजिटी जो वैल्यू जो 0 के बराबर होगा। तो बस इसी हिसाब से आपको आंसर निकालना है। अगर म्यूजिटी पॉजिटिव होगा तो वहां पर कूलिंग होगा, और कूलिंग होगा यहाँ पे इन्वर्जन टेम्परेचर जो होगा वो अपर होगा। ठीक है, और म्यूजिटी अगर नेगेटिव होगा तो वहां पर हीटिंग होगा म्यूजिटी में, और वहां पर जो इन्वर्जन टेम्परेचर होगा डाउन होगा। ठीक है, और म्यूजिटी अगर 0 होता है तो वहां पर इन्वर्जन टेम्परेचर पे ही होता है। तो उसी हिसाब से आप आंसर देख सकते हैं। यहाँ पर आप 83 का आंसर देख सकते हैं कि 83 का आपका डी आंसर आपका करेक्ट हो जाएगी कि म्यूजिटी पॉजिटिव होता है तो वहां पर इन्वर्जन टेम्परेचर अपर होता है, एभव होता है, और नेगेटिव में क्या होता है कि इन्वर्जन टेम्परेचर जो होता है वो अपर नहीं होता, डाउन होता है। ठीक है, अब पॉजिटिव में क्या होता है, इन्वर्जन टेम्परेचर पे होता है, उस पे अपर और डाउन पे नहीं होता है। तो 83 का आपका डी आंसर आपका करेक्ट हो जाएगी। 84 नंबर क्वेश्चन पूछा गया है कि अमोनिया कैन बी प्रोड्यूस बाय द फॉलोइंग रिएक्शन द फॉरवर्ड रिएक्शन एक्सोथर्मिक। यहाँ पर दे रखा है कि आपको फॉरवर्ड रिएक्शन बताना है और एक्सोथर्मिक पोजीशन में है। तो सिंपल से बताना यहाँ पर ऑप्शन में है कि टेम्परेचर एंड प्रेशर पे क्या इफेक्ट करेगा। तो सिंपल सा है कि आपको मालूम है, यहाँ पर देख सकते हैं कि नंबर ऑफ मोल जो है वो डिक्रीज कर रहा है। रिएक्टेंट में 4 मोल है और प्रोडक्ट में आपको 2 मोल होंगे, मतलब कि आपको नंबर ऑफ मोल जो है वो डिक्रीज कर रहा है। फॉरवर्ड जाने पे नंबर ऑफ मोल जो है वो डिक्रीज कर रहा है। तो नंबर ऑफ मोल जब डिक्रीज करता है तो प्रेशर इंक्रीज करता है। तो प्रेशर आपको क्या होगा, वहां पर इंक्रीज करेगा। ठीक है, और टेम्परेचर की बात है तो टेम्परेचर यहाँ पर देख सकते हैं, यहाँ पर एक्सोथर्मिक प्रोसेस है। तो एक्सोथर्मिक प्रोसेस में क्या होता है, टेम्परेचर डिक्रीज करता है। रीजन ये है कि यहाँ पर एनर्जी जो है वो रिलीज कर रही है। तो टेम्परेचर डिक्रीज होगा और प्रेशर इंक्रीज होगा। तो उस हिसाब से 84 का आपका डी आंसर आपका करेक्ट हो जाएगी। डिक्रीजिंग द रिएक्शन टेम्परेचर एंड इंक्रीजिंग द प्रेशर, 84 का डी आंसर आपका करेक्ट हो जाएगी। तो 85 नंबर क्वेश्चन पूछा गया है कि व्हाट इज द आयनिक स्ट्रेंथ ऑफ 1 मोलर सॉल्यूशन ऑफ MgBr2। तो MgBr2 का आपको आयनिक स्ट्रेंथ बताना है। तो बहुत अच्छा क्वेश्चन है, बहुत इजी क्वेश्चन है। अगर आपको पता है कि आयनिक स्ट्रेंथ कैसे निकाला जाता है तो आप आंसर कर सकते हैं। अगर नहीं पता तो थोड़ा मुश्किल होगी, तो मैं आपको सोल्यूशन दिखाने की कोशिश करता हूं। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं 85 का आयनिक स्ट्रेंथ का फॉर्मूला होता है 1/2 समेशन mz²। m क्या होता है, मोलरिटी होता है, z क्या होता है, चार्ज होता है। तो क्वेश्चन पूछा गया था MgBr2 का। तो MgBr2 हम डिसोसिएट करेंगे आयंस के फॉर्म में, तो Mg+2 और 2Br- देखने को मिलेगी। तो 1 मोलर आपका सोल्यूशन था। तो यहाँ पर देख सकते हैं कि आपको 1 मोल और 1 मोल आपको दे रखा। ठीक है, तो यहाँ पर आपका फॉर्मूला होता है 1/2 समेशन mz²। तो यहाँ पर 1/2 और m जो होगा आपको मोलरिटी है, तो मैग्नीशियम +2 हो जाएगा, और z जो होगा चार्ज होगा। तो मैग्नीशियम में कितने चार्ज है, +2 चार्ज है, तो 2 का स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पर जैसे 2 इंटू जो है Br- है। ठीक है, और चार्ज जो है Br का -1 है, तो -1 का स्क्वायर हो जाएगा। तो सिंपल सा आप यहाँ पर पुट करना वैल्यू, Mg+2 का 1 पुट करेंगे और 2 का स्क्वायर 4 हो जाएगा। Br-1 का पुट करेंगे, 1 वैल्यू पुट करेंगे, 1 मोलर पुट करेंगे। चार्ज जो है उसका 1 चार्ज आपको देखने को मिल रहा है, तो 1 का स्क्वायर आपको 1 देखने को मिलेगी। बस बाकी आपका कैलकुलेशन है, 4 + 2 6 हो जाएगा, और 6/2 होगा आपको 3 देखने को मिलेगी। तो 85 का जो आंसर होगा आपको 3 देखने को मिल रही है। तो 85 का आपको ऑप्शन जो होगा सी आंसर आपका करेक्ट हो जाएगी। 3 आंसर आपका करेक्ट हो जाएगा, सी आंसर आपका करेक्ट हो जाएगी 85 का। तो 86 नंबर क्वेश्चन पूछा गया, तो 86 को मैं स्किप कर रहा हूं। 87 नंबर क्वेश्चन पूछा गया था मीन फ्री पाथ ऑफ गैस मॉलिक्यूल। तो गैस मॉलिक्यूल का आपको बताना है कि मीन फ्री पाथ क्या होता है। तो इसका आपको फॉर्मूला मालूम रहेगा तो आप आंसर इजीली में कर सकते हैं। तो मैं आपको बताता हूं कि फॉर्मूला इसका क्या रहती है। तो 87 का आप देख सकते हैं मीन फ्री पाथ का जो फॉर्मूला रहती है λ = kBT/√2 πd²p। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं केबी जो आपका होता है वो आपका बोल्ट्जमैन कांस्टेंट होता है, और टी आपका जो होता है टेम्परेचर होता है, डी जो आपका है वो कोलिजन फ्रीक्वेंसी है, और पी आपका प्रेशर है। ठीक है, यहीं पे आपको बताना है, इसी का रिलेशन बताना है। तो इस ऑप्शन में सब दे रखा था। तो यहाँ पर देख सकते हैं टेम्परेचर जो है आपका डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, और आपका जो कोलिजन फ्रीक्वेंसी है वो स्क्वायर में इनवर्सली प्रोपोर्शनल है, और प्रेशर भी आपका इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। तो इसी हिसाब से आप आंसर दे सकते हैं।
तो 87 को उस हिसाब से जो आंसर आपका ए आंसर आपका करेक्ट हो जाएगी, वेरी इनवर्सली प्रोपोर्शनल एट द स्क्वायर ऑफ कोलिजन डायमीटर। तो आपने देखा ही कि कोलिजन डायमीटर जो है वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल तो वो स्क्वायर में होता है। तो 87 का जो आंसर आपका ए आंसर आपका करेक्ट हो जाएगी। 88 नंबर क्वेश्चन को मैंने स्किप कर रहा हूं, ठीक है। 89 नंबर क्वेश्चन की बात करते हैं। 89 नंबर क्वेश्चन पूछा गया इनवेरिएंट रिएक्शन इन्वॉल्विंग टू सॉलिड फेजेस चेंजिंग इनटू द सिंगल सॉलिड फेजेस द कूलिंग इज नोन एज। इसमें पूछा कि बताना आपको इनवेरिएंट जो दो सॉलिड फेज को चेंज करके सिंगल सॉलिड फेज में कन्वर्ट हो जाता है ऑन कूलिंग पे। तो उस ऑप्शन आपका 89 का आपका डी ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगी 89 का। 19 नंबर क्वेश्चन पूछा गया इन रिवर्सिबल रिएक्शन इन द एंथैल्पी चेंज एंड द एक्टिवेशन एनर्जी, ठीक है, एंड फॉरवर्ड डायरेक्शन ऑफ रिस्पॉन्स रिस्पेक्टिवली। तो आपका एंथैल्पी दे रखा है -x किलोजूल पर मोल और आपका एक्टिवेशन एनर्जी जो दे रखा है y किलोजूल पर मोल फॉरवर्ड डायरेक्शन के अंदर। तो आपको बताना है कि एनर्जी ऑफ एक्टिवेशन एनर्जी बैकवर्ड में, किसका आपका 90 का आपका ए आंसर आपका करेक्ट हो जाएगी y -x किलोजूल पर मोल। आपका ए आंसर आपका करेक्ट हो जाएगी 90 का। 91 नंबर क्वेश्चन पूछा गया। 91 नंबर क्वेश्चन बहुत इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है। द ग्राफ बताना है कि द फ्लोइंग ग्राफ शोइंग द वेरिएशन ऑफ रेट कांस्टेंट टेम्परेचर में बताना है, रेट कांस्टेंट एंड टेम्परेचर में बताना आपको ग्राफ, ठीक है। और आपको ये बताना कि वन ऑफ एग्जिबिट अरहेनियस बिहेवियर ऑफ द एंटायर टेम्परेचर। तो इस 91 का आपका बी ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगी। आपको कैसे करेक्ट मैं आपको बताने की कोशिश करता हूँ सोल्यूशन के साथ। तो 91 में देख सकते हैं कि अरहेनियस इक्वेशन जो फॉर्मूला होता है k इक्वल टू ए ई के पावर माइनस ई ए अपॉन आर टी होता है। तो इसको हम एल एन में करेंगे तो आपको देखने को मिलेगा एल एन के इज इक्वल टू एल एन ए माइनस ई ए अपॉन आर टी। तो उस हिसाब से यहाँ पर देखना होगा कि ये अपॉन जो ये अपॉन आर है उसको m मानेंगे और 1/t x हो जाएगा। तो y इज इक्वल टू माइनस एम एक्स प्लस सी के फॉर्म में आपको देखने को मिलेगी, y इज इक्वल टू माइनस एम एक्स प्लस सी के फॉर्म में देखने को मिलेगी। तो यहाँ पर स्लोप जो है आपका नेगेटिव में है। तो जब स्लोप नेगेटिव में होता है तो आप यहाँ पर देख सकते हैं, इसका आप ग्राफ देख सकते हैं ln के 1/t। तो यहाँ पर आपको 1/t के ही आपको अप्रोक्स बताना है। तो ln के 1/t के अप्रोक्स में आप देख सकते हैं जब स्लोप नेगेटिव में होता है आपको ऐसे देखने को मिलती है, डाउन की तरफ देखने को मिलती है, ठीक है। और जब स्लोप पॉजिटिव में होता है तो आपको इस तरह से ग्राफ देखने को मिलती है। बट यहाँ पर क्या है, स्लोप नेगेटिव में है तो आपको इस तरह ग्राफ देखने को मिलेगी। आप एक बार रिमेंबर कर लीजिए। तो 91 का जो आंसर आपका बी आंसर आपका करेक्ट हो जाएगा। आपको इस तरह से डाउन का आपको कर्व देखने को मिलेगी। यहाँ पर टेम्परेचर देख सकते हैं, यहाँ पर टेम्परेचर जो 1/t टेम्परेचर के रिस्पेक्ट में होगा, रेट कांस्टेंट वर्सेस 1/t टेम्परेचर के रिस्पेक्ट में ही होगा। तो बी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा, ठीक है। 92 क्वेश्चन पूछा गया है कि आफ्टर 2 आवर्स ए रेडियो एक्टिव सब्सटेंसेस बिकम 1/16 ऑफ ओरिजिनल अमाउंट देन द हाफ लाइफ इन मिनट। तो आपको हाफ लाइफ बताना है कि 2 घंटे के बाद रेडियो जो एक्टिव होता है उस सब्सटेंसेस का 1/16 टाइम्स ज्यादा हो जाता है ओरिजिनल अमाउंट से। तो आपको बताना है कि हाफ लाइफ में उसका मिनट में क्या टाइम रहने वाली है 2 घंटे के बाद। ये काफी अच्छा इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है, काफी बेस्ट क्वेश्चन है। 92 का आप सोल्यूशन देख सकते हैं। फॉर्मूला होता है k इज इक्वल टू 2.303 अपॉन टी लॉग NO अपॉन n, ठीक है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि आपको टाइमिंग दे रहा था 2 घंटा दे रखा था 2 आवर्स, तो उसको मिनट में कन्वर्ट करेंगे तो 60 से मल्टीपल करेंगे, ठीक है। और यहाँ पर देख सकते हैं कि 1/16 था तो अब n को हम लिख सकते हैं n इज इक्वल टू NO अपॉन 16, ठीक है। तो ये बस उसी को पुट कर देना, जहां पर n है वहां पर NO अपॉन 16 पुट कर देना है। तो अब जैसे यहाँ पर पुट करिएगा, यहाँ पर देख रहे हैं, यहाँ पर मैंने पुट किया, पुट करने के बाद आप यहाँ पर टाइमिंग भी पुट कर दिए, पुट करने का आपको log 16 देखने को मिलेगी। तो फाइनली आपका k का वैल्यू कैलकुलेट करने के बाद 0.023 मिनट इनवर्स देखने को मिलेगी। हमें टी हाफ निकालना था, टी हाफ का फॉर्मूला होता है 0.693 अपॉन k और k का वैल्यू सिंपली आपको पुट कर देना है। तो आपको देखने को मिलेगी टी हाफ 30 मिनट, मतलब 30 मिनट आपको देखने को मिलेगी। तो 92 का आपका सी आंसर आपका करेक्ट हो जाएगी। 30 मिनट आपको 30 मिनट आपको सी आंसर आपको करेक्ट हो जाएगी 92 का। 93 नंबर क्वेश्चन की बात करते हैं। तो 93 नंबर क्वेश्चन पूछा गया द करेक्ट ऑर्डर ऑफ फंडामेंटल वाइब्रेशन फ्रीक्वेंसी ऑफ द डायटोमिक मॉलिक्यूल। तो 93 के जो आपको आंसर होगी आपका ए आंसर आपका करेक्ट हो जाएगी, ठीक है। किसी बुक्स में आपको डी भी ऑप्शन दे रखा है, मतलब मैंने जब बुक्स में देखा उसमें ए दे रखा था, बाकी कुछ बुक्स में डी भी दे रखा है। तो आपको आंसर की से मालूम चल जाएगा 93 का आपको करेक्ट आंसर क्या होगी। बट मैं अभी बता रहा हूँ 93 का आपका ए आंसर आपका करेक्ट हो जाएगी। तो 94 नंबर क्वेश्चन को मैं स्किप कर रहा हूँ 95 नंबर क्वेश्चन पे आते हैं। तो 95 नंबर क्वेश्चन पूछा गया है ड्यूरिंग द मोशन ऑफ द सेंटर ऑफ ग्रेविटी मॉलिक्यूल डज नॉट चेंज द मॉलिक्यूल प्रोसेस। तो 95 का जो आंसर आपको हो जाएगी आपका सी आंसर आपका करेक्ट हो जाएगी ट्रांसलेशनल एनर्जी।
96 नंबर क्वेश्चन जो है इसको भी मैं स्किप कर रहा हूं। ये 97 नंबर क्वेश्चन की बात करते हैं। तो 97 नंबर क्वेश्चन पूछा गया है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग करेक्ट फॉर्मूला ऑफ लोएस्ट एनर्जी आइजन फंक्शंस एफ फॉर अ पार्टिकल वन डायमेंशनल बॉक्स हैविंग द इनफिनाइट बैरियर एट एक्स। ये क्वेश्चन रिपीट क्वेश्चन है, प्रीवियस ईयर भी क्वेश्चन पूछे गए, 2018 में भी क्वेश्चन पूछे गए थे, काफी बार जेएमआई के अंदर में रिपीट किया गया है 97 क्वेश्चन का। तो 97 का जो आंसर आपकी होने वाली है, आपका ए आंसर आपका करेक्ट हो जाएगी, √2/L sin पाई एक्स अपॉन एल। तो 97 का आपका ए आंसर आपका करेक्ट हो जाएगी। 98 नंबर क्वेश्चन पूछा गया, फाइंड द एनर्जी ऑफ n इक्वल टू वन स्टेट ऑफ एन इलेक्ट्रॉन वन डायमेंशनल बॉक्स ऑफ लेंथ 2a0। ठीक है, तो वेल ए जो है आपको A0 जो है वो आपका बोर रेडियस है। ये 98 का जो क्वेश्चन है, ये फॉर्मूला बनने वाली है, एनर्जी इक्वल टू ई इक्वल टू फॉर्मूला होता है इसका ई इक्वल टू n स्क्वायर h स्क्वायर अपॉन 8ml स्क्वायर। तो बाकी आपको उसमें पुट कर देना, n आपका वैल्यू 1 दे रखा था, h का वैल्यू आपको प्लैंक कांस्टेंट का मालूम है ही है, आपको मालूम होता ही है 6.626 इंटू 10⁻34 होता है। ठीक है, और m जो होता है इलेक्ट्रॉन का मास आपको देना है, फिल पुट करना है 9.1 इंटू 10⁻31 kg आपको होता है इलेक्ट्रॉन का मास। तो m का पुट कर देना है, और आपको l दे रखा है 2a0। ठीक है, और a0 का वैल्यू आपको पता ही होता है, a0 को फिल करने के लिए 5.292 इंटू 10⁻11 मीटर होता है a0 का वैल्यू। तो उसको आप पुट कीजिएगा, तो इस फॉर्मूला के हिसाब से E इक्वल टू n स्क्वायर h स्क्वायर अपॉन 8ml स्क्वायर पुट कीजिएगा, तो आपको फाइनली जो आपका आएगा ए आंसर आपका आ जाती है 5.36 10⁻18 जूल आती है। बट यहाँ पर सी में देख सकते हैं, सी में भी 1.23 हार्ट्री दे रखा है। तो जो हार्ट्री होता है वो एनर्जी का एक यूनिट होता है। तो ये जो दोनों ऑप्शन ए और सी दोनों ऑप्शन सही है। तो अगर हाँ, तो एनर्जी का यूनिट होता है, तो एक हार्ट्री इक्वल टू होता है, 1 हार्ट्री इक्वल टू होता है 4.3 10 आपका होता है -18 जूल आपको देखने को मिलती है एक हार्ट्री इक्वल टू। तो 5.36 10⁻18 जूल को कन्वर्ट कीजिएगा हार्ट्री में, तो 1.23 देखने को मिलती है। तो उस हिसाब से 98 का जो आंसर आपको होने वाली है, आपका डी आंसर आपका करेक्ट हो जाएगी 98 का। ए और सी दोनों आपका करेक्ट है, तो डी आंसर आपका करेक्ट हो जाएगी 98 का। 99 नंबर क्वेश्चन का भी मैं स्किप कर रहा हूं। फाइनली आपका 100 नंबर क्वेश्चन की बात करते हैं। तो 100 नंबर क्वेश्चन जो है आपका इस क्वेश्चन का लास्ट क्वेश्चन है, एंथैल्पी इज इक्वल टू, तो सिंपल सा क्वेश्चन थर्मोडायनामिक्स का क्वेश्चन है, हेल्महोल्ट्ज जो होता है हेल्महोल्ट्ज पे निकाला गया है। तो 100 का जो क्वेश्चन आपका बी ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगी, -t स्क्वायर डेल जी अपॉन टी अपॉन डेल टी, प्रेशर आपको कांस्टेंट हो जाएगी। तो 100 का आपका जो बी ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगी। बाकी मैं आपको 51 से लेकर 100 में 4 क्वेश्चन को मैं स्किप किया हूं, जिसका मैं सोल्यूशन मुझसे नहीं निकल रही थी, तो इसलिए मैं स्किप कर दिया हूं। तो आई होप 51 से लेकर के 100 क्वेश्चन आपको इजी वे में समझ में आ गई होगी और आंसर की आप मिला सकते हैं। तो पार्ट 1 मैं ऑलरेडी बना दिया हूं, उसका आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा, और पार्ट 2 जो था वो 51 से लेकर 100 में मैं डिस्कस कर दिया हूं। तो प्लीज आप आंसर की मिलाने की कोशिश कीजिएगा, आपको कितने स्कोर बन रहे हैं, जो स्किप हुआ उसका ऑफिशियल आंसर की आप मिला सकते हैं। तो जिसको जितना स्कोर बन रहा है प्लीज आप कमेंट जरूर कीजिएगा कि मेरा कितना स्कोर बन रहा है। उसी हिसाब से मैं आपको कट ऑफ के एक नेक्स्ट वीडियो बनाऊंगा कि आपको कितने मार्क्स में आपको एडमिशन मिलने के चांसेस है, ऑर्गेनिक के अंदर, इनऑर्गेनिक के अंदर, फिजिकल के अंदर और मटेरियल के अंदर। बाकी इस वीडियो के अंदर मेरी थोड़ी सी भी एक्सप्लेनेशन अगर गलती निकलती है तो प्लीज मुझे जरूर कमेंट में बताइएगा कि आपका एक्सप्रेशन थोड़ा सा गलती है, तो मैं उसको कोशिश करूंगा थोड़ा इंप्रूव करने के लिए। ठीक है, तो आई होप इस वीडियो से थोड़ा बहुत भी हेल्पफुल लगी होगी, तो प्लीज वीडियो को जरूर लाइक कीजिएगा। तो अभी के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक्स।